आप सभी बच्चों को सादर नमस्ते। बच्चों कक्षा 12 है कि हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के 16वें अध्याय, जिसमें रज़िया सज्जाद ज़हीर के द्वारा रचित एक कहानी संकलित है। उस कहानी के पाठ्य पुस्तक के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर का जीवन परिचय। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी 1917 ईस्वी को अजमेर राजस्थान में हुआ था। मूलतः आप उर्दू की कथाकार थीं। सन 1947 में आप लखनऊ आई और कॉलेज में उर्दू पढ़ाने लगीं। कालांतर में आपकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। दिसंबर 1979 ईस्वी में आपका निधन हो गया था। रचना इनकी जर्द गुलाब इनकी रचना का नाम है, जो कि उर्दू कहानी संग्रह है। रज़िया सज्जाद ज़हीर के साहित्य में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता व वर्तमान संदर्भों में बदलते पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ एवं मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य आपकी कहानियों की खास विशेषता है। ये आप इनके जीवन परिचय में लिखेंगे यदि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो। पहला प्रश्न है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया था? तो आप देखेंगे कि वो पुलिस के अधिकारी थे, तो उन्हें इस बात की जानकारी थी कि नमक की पुड़िया या नमक पाकिस्तान से भारत में ले जाने की अनुमति है अथवा नहीं है। तो देखते हैं कि सफिया का भाई पाकिस्तानी पुलिस का बड़ा अधिकारी था। जब सफिया ने उनसे नमक ले जाने की बात बताई तो उन्होंने मना कर दिया। पुलिस अधिकारी होने के नाते वे जानते थे कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। कस्टम वाले इसे नहीं ले जाने देंगे, इस कारण उन्होंने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया था। साथ ही उन्हें बदनामी का भी डर था और खुद की और अपनी बहन को परेशान वे नहीं करना चाहते थे। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व थे, उसका क्या समाधान निकाला गया कि सिख बीवी को सफिया माँ की तरह मानती थी। वह उन्हें लाहौरी नमक लाने का वादा दे चुकी थी, जबकि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैरकानूनी था। इस संबंध में सफिया अजीब द्वंद्व में फंस गई थी। छिपाकर वह ले जाना नहीं चाहती थी, जबकि दिखाकर ले जाने में पकड़े जाने का डर था। अंततः उसने निश्चय किया कि वह अपनी माँ अर्थात सिख बीबी के लिए प्रेम की भेंट चोरी से नहीं ले जाएगी। अतः उसने नमक की पुड़िया की बात कस्टम अधिकारियों को बता दी और अधिकारियों ने भी प्रेम की उस भेंट को ले जाने की अनुमति दे दी थी। सफिया अमृत जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थीं, तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त सफिया की बातों से जज्बाती या भावुक हो गए थे। उन्हें अपनी जन्मभूमि अर्थात ढाका की याद आने लगी और उन्हीं यादों में खोए कस्टम अधिकारी विभाजन की त्रासदी या ट्रेजेडी के बारे में सोच रहे थे और सिर झुकाए खड़े थे। चौथा प्रश्न है, लाहौर अभी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की तरफ संकेत करते हैं? उत्तर कि इस कहानी में तीन पात्र मुख्य हैं। पहली सिख बीवी जो लाहौर को अपना वतन मानती है, दूसरे पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो दिल्ली को अपना वतन मानते हैं और तीसरे भारतीय कस्टम अधिकारी जो ढाका को अपना वतन मानते हैं। अर्थात आप देखेंगे कि सिख बीवी पाकिस्तान के लाहौर को अपना वतन मानती है, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी दिल्ली को मानते हैं और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को मानते हैं। इससे जाहिर होता है कि भारत का विभाजन लोगों की भावनाओं को नहीं बांट सका था। अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम उनके मन में अभी भी था। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि पाकिस्तान से भारत नमक लाने एवं तथा चोरी छिपे या खुलासा करके ले जाने के विषय में सफिया के मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। सफिया सांप्रदायिक संकीर्णता से अप्रभावित थी। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। सांप्रदायिक संकीर्णता से अप्रभावित थी। उनके मन में मानवता, मोहब्बत व अपनेपन की भावनाएं रची बसी थी। उन्हें विश्वास था कि कस्टम वाले उन्हें थोड़ा सा नमक ले जाने से नहीं रोकेंगे। वह इंसानियत व मोहब्बत को कानून से ऊपर मानते थे। अपने इसी आत्मविश्वास के कारण वह दोनों तरफ के कस्टम अधिकारियों को बताकर नमक लाने में सफल रही। इससे पता चलता है कि सफिया साधनों व जरियों की पवित्रता को मानने वाली थी। एक पंक्ति आप और भी लिखें कि सफिया मिलनसार स्वभाव की भी थी,
किस प्रकार की थी? उसका स्वभाव मिलनसार भी था। ये एक और बड़ी बात है। चलते हैं आगे कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन व जनता नहीं बंट जाती। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए पुष्टि कीजिए कि राजनीतिक आधार पर किसी देश का विभाजन उसे नक्शे में तो अलग अलग बना देता है, पर जनता के दिलों में बसे प्यार को नहीं बांट सकता। जनता भारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सिख बीवी व कस्टम अधिकारियों की बातों से साफ जाहिर होता है कि नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और जनता नहीं बंट जाया करती, क्योंकि सिख बीवी लाहौर को वतन मान रही है, सुनील दासगुप्त ढाका को मान रहे हैं, पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मान रहे हैं और दिल्ली की जामा मस्जिद के लिए सलाम भेजते हैं। सातवां प्रश्न है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का विभाजन राजनीतिक आधार पर हुआ था। धार्मिक कारणों से उसे बल मिला। नेता, अधिकारी व धर्म के ठेकेदार जनता को जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। भारत विभाजन के पीछे भी ऐसा ही गणित था। प्रतिबंधित वस्तु नमक का भारत आ जाना तथा कहानी के पात्रों द्वारा अपनी जन्मभूमि का स्मरण किया जाना साबित करता है कि यहाँ के लोगों में अभी भी मोहब्बत व्याप्त है और अवसर मिलते ही यह अपना प्रमाण दे देती है, ये मोहब्बत। आठवां प्रश्न है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है और क्यों? किन्नू को भारत पाकिस्तान या हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा जाता है। किन्नू संतरे व माल्टा के संयोग से बना है। आप इन दोनों को याद रखेंगे कि संयोग से बना फल है। संतरा भारत का फल है तो माल्टा पाकिस्तान का। इस प्रकार दोनों देशों के फलों के संयोग से बने किन्नू को हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा जाता है कि ये दोनों के संयोग से बनी हुई चीज है, इसलिए दोनों की एकता इसमें व्याप्त है। सुनील दासगुप्त द्वारा किस मशहूर लेखक की किताब दिखाई गई? तो शमसुल इस्लाम की। सफिया के कितने भाई थे? 3। सुनील दासगुप्त ने किन साहित्यकारों का जिक्र किया था? नजरुल इस्लाम का व रविंद्रनाथ टैगोर का। कौन से स्टेशन पर पाकिस्तान पुलिस उतरी व भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी? अटारी रेलवे स्टेशन पर। सिख बीवी ने सफिया से क्या मंगवाया था? लाहौरी नमक। अदीब से तात्पर्य है या अदीब किसे कहा जाता है? अरबी भाषा का शब्द है साहित्यकार को। अगला प्रश्न है, नमक कहानी की मूल संवेदना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सिख बीवी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी तथा भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त के चरित्र में एक खास बात थी। तीनों के चरित्र में एक जो इनको सिंगुलर बनाती है, एक रूपता स्थापित करती है, वो थी कि अपनी जन्मभूमि के अद्भुत प्रेम व लगन, जन्मभूमि के प्रति अद्भुत प्रेम व लगन। इस कहानी का आधार भी यही है। यदि इन तीनों के मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम नहीं होता तो ये कहानी भी नहीं होती। इन तीनों ने विभाजन की त्रासदी झेली थी। सिख बीवी विभाजन के बाद लाहौर से भारत आ गई, फिर भी अपनी जन्मभूमि से प्रेम कम नहीं हुआ। वे लाहौर को अपना वतन मानती रहीं। पाक कस्टम अधिकारी दिल्ली से पाकिस्तान आ गए, पर दिल्ली अभी भी उनके दिल में थी। सुनील दासगुप्त भारतीय कस्टम अधिकारी हैं। विभाजन के दौर में ढाका से कलकत्ता आए, पर वतन अभी भी ढाका बताते हैं। इस प्रकार कहानी के जरिए विभाजन की त्रासदी का विवरण रखकर अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम भावना को दिखाया गया है। सफिया को यह क्यों नहीं समझ आया कि कहां लाहौर खत्म हुआ व अमृतसर शुरू? सफिया ने देखा कि अटारी में पाकिस्तानी पुलिस के जवान उतर गए और भारतीय पुलिस की सवार हो गई। उन्होंने देखा कि जमीन, जवान, शक्ल सूरत, बातचीत करने का लहजा और अंदाज और यहाँ तक कि गालियां भी एक जैसी थीं, जिनसे वे एक दूसरे को नवाज रहे थे, अर्थात एक दूसरे को दे रहे थे। सब कुछ समान होने के कारण सफिया को पता ही नहीं चला कि कहाँ लाहौर खत्म हुआ और कहाँ अमृतसर शुरू हो गया। कहानी के अनुसार लाहौर अमृतसर को एक होने से कौन रोक रहा है? पुलिस के जवानों के हाथों में थमी भरी हुई बंदूकें, अर्थात राजनीतिक कारणों से इनकी एकता खटाई में पड़ी हुई थी। किसकी? लाहौर अमृतसर अर्थात भारत और पाकिस्तान की, अर्थात भरी हुई बंदूकें। इसका तात्पर्य है राजनीतिक के कारण। राजनेता नहीं चाहते कि दोनों देश फिर से एक हो जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अनुमति दें। नमस्ते, जय हिंद।